हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या पढ़ा मुझे कौन बताएगा? Keeping the risk under control. हाँ, Keeping the risk under control. कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, वेरी गुड। Complete difference. और Financial management is concerned with the optimal procurement of finance. We have to ensure that the finance is available whenever required. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और जितने हमें चाहिए एट अ वेरी लो कॉस्ट, एट अ चीपर प्राइस। ठीक है, फिर हमने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर की क्या रोल क्या रहता है, व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे की कहानी करी थी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, Yes. Profit and loss. इनकम स्टेटमेंट एंड Statements and balance sheet. बैलेंस शीट। तो उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, हाउ दे ऑर्गेनाइज्ड, हाउ दे अरेंज, दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। सबकी गुड मॉर्निंग चल रही है, अभी आधी नींद में हो गया। फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, जिसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। एंड हाउ शेयर होल्डर्स वेल्थ कुड बी मैक्सिमाइज? मैम, अगर मार्केट प्राइस शेयर्स का हाई होगा तो, और वरना डिविडेंड्स थोड़े हाई मिलते हैं तो उसमें। या तो मार्केट प्राइस हमारे शेयर्स का, कंपनी की शेयर्स का बहुत हाई हो, या डिविडेंड। ठीक है, तो इस केस में ये दो हमारे पास होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक लिखा था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तक। आगे का नहीं लिखा था कि किस तरह से हो सकता है। लिखो, इट कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज। It can be achieved by two ways. First, by increase in market price of shares, and second, by declaring high rate of dividend. By declaring high rate of dividend. ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है फाइनेंशियल डिसीजन। देखो, फाइनेंशियल डिसीजन जब भी फाइनेंशियल डिसीजन की बात की जाएगी तो आपके पास तीन डिसीजन है। बनाओ ऐसे। फर्स्ट लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में पूछा जाए फाइनेंशियल डिसीजन तो आपको तीनों बताने हैं। जब भी पूछा जाए फाइनेंसिंग डिसीजन तो सिर्फ ये वाला बताना है, फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन।
थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नीचे फर्दर दो कैटेगरीज बना लो। वन इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, समझ में आ रहा है ना तुम्हें कैसे बनाना है? कार्तिक, आराध्या, फाइनेंशियल डिसीजन में तीन पार्ट्स बनेंगे ऐसे करके, ये ऐसे 1 2 3, फिर जो इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकंड फाइनेंसिंग हो गया और थर्ड डिविडेंड हो गया। फिर जो हमारा ये इन्वेस्टिंग है इसके नीचे दो बन जाएंगे और एक बन जाएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और दूसरा हो जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन के नीचे ब्रैकेट में लिख लो फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट। आराध्या क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ठीक है, फिर आ जाओ फाइनेंसिंग डिसीजन में। फाइनेंसिंग डिसीजन के नीचे फिर दो एरोज बना लो, दो इसके पार्टीशंस कर लो। उन दो पार्टीशंस में एक में आएगा ओनर्स फंड और एक में बोरोड फंड है, दो पार्टीशंस ऐसे। इन्वेस्टमेंट में हमने दो बनाए, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में हमने दो बनाए, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिर फाइनेंसिंग में फिर दो डिसीजन होंगे, चूज क्या करना है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। हर एक में दो दो चल रहे हैं। ठीक है, फिर डिविडेंड में फिर हमारे दो आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स और दूसरा हो जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिविडेंड डिसीजन का फिर से बोलो। रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं बना ही देती हूँ, देखो मैं बना ही देती हूँ, मुझे थोड़ा भरोसा कम हो पा रहा है कि तुम सही बनाओगे, फिर भी देख लो। फाइनेंशियल डिसीजन में तीन डिसीजंस आते हैं, कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ये तीन डिसीजंस हमारे पास फाइनेंशियल में आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखोगे व्हेनेवर यू आस्क मेंशन फाइनेंसिंग डिसीजन या एक्सप्लेन फाइनेंसिंग डिसीजन, तो सिर्फ ये वाला करना है। बट अगर फाइनेंशियल डिसीजन पूछे गएंगे तो आपको तीनों करने हैं। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फर्दर दो कैटेगरीज में करते हैं, कैपिटल बजटिंग जिसे हम फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट भी कहते हैं। जबकि ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिर जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड्स। ठीक है, और व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड डिसीजन वी टॉक अबाउट रिटेन्ड अर्निंग्स
retained earnings and this is dividend distribution। मतलब हमें कितने टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट्स हुए हैं उन प्रॉफिट्स में से कितना हमें एज डिविडेंड अपने पास रखना है और कितना हमें एज प्रॉफिट्स डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना हमें प्रॉफिट अपने पास रखना है। कितना रिटेन अर्निंग्स की फॉर्म में, इसे हम कहते हैं रिटेंशन रेशो। कितना हमें रिटेन करके अपने पास रखना है कंपनी को और कितना पे आउट रेशो, कितना डिविडेंड की फॉर्म में पे आउट कर देना है। तो जो भी रिटेन अर्निंग्स हैं वो अपने पास रखने का मतलब हुआ कि वो फर्दर उनके पास कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से उन्होंने अपने पास रखे हैं। ठीक है, तो देयर मे बी सम प्लान्स, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोइंग बैक, flowing back of profits। This is also called flowing back of profits। Okay? तो अब हमें करना क्या है, हमें सब डिसीजंस करने हैं और हमें हर डिसीजन में what are the different factors affecting all these decisions, like what are the different factors for capital budgeting and fixed capital, prima facie fixed capital management and capital budgeting management, they are one and same thing, but there is some difference जो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से होते हैं, फिर ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड में हमें which fund we should prioritize, that is also one decision। So we have to do all the factors affecting all these decisions। तो इसीलिए ये चैप्टर आसान भी है क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ फैक्टर्स अफेक्टिंग ही है इसमें मेन। और मुश्किल क्यों है, क्योंकि सब एक जैसे से हैं। जो बच्चों को मुश्किल पॉइंट लगता है तो वो जो सब एक जैसे से हैं उस मुश्किल पॉइंट पे हम काम कर लेंगे, जो आसान चीज है वो तो आसान है ही। ठीक है, तो अब हम एक एक करके ये करेंगे। ये वाली टेबल बनाने को मैं बोल रही थी इतनी देर से, क्या तुमने ऐसी बनाई है? थैंक यू सो मच। चलो अब फर्स्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब की डेफिनेशन में कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है। एनसीईआरटी सबके पास है आज? तो मार्क करवा दूं, लिखोगे या लिखवा दूं? अब बस लिखवाने में थोड़ा मतलब जो टाइम जाता है उसके बाद आप समझोगे। क्या कह रहे हो कार्तिक, तुम बोलो। मेजॉरिटी पे जाते हैं, बोलो। हाँ मेजॉरिटी तो हो ही गई है वैसे। चलो देखो एनसीईआरटी बुक में आ जाओ फिर। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, सेकंड पैराग्राफ, अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। It involves committing the finance on a long term basis। मतलब जो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे कमिटमेंट्स है ये उसकी बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे क्या कमिटमेंट्स होंगे, हमें न्यू मशीन परचेज करनी है, हमें रिप्लेस करना है, हमें एग्जिस्टिंग मशीन में एक्सटेंशन करनी है, हमें कोई एक पार्ट चेंज करना है। मतलब एनीथिंग which helps in earning capacity, which increases earning capacity of a business। मान लो अभी एक ये रूम है, इस रूम में अगर मुझे सिर्फ एक पार्टीशन डलवाया तो दैट इज नॉट एक्सटेंशन। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर एक और रूम बनाना चाहूँ कि मेरे पास छत है और छत पे मैं एक और रूम बनाना चाहूँ तो वो मेरी एक्सटेंशन हो जाएगी।
तो अब मुझे ये देखना है कि क्या मुझे इसके ऊपर ही एक और छत बनानी है, छत के ऊपर एक और रूम बनाना है, या मुझे कहीं और जगह लेनी है, या मुझे इस जगह को भी रखना है फिर दूसरी लेनी है, या मुझे इसको सेल करके फिर दूसरी लेनी है, या मुझे इसमें रेनोवेशन करानी है। इतने सारे ऑप्शंस में से मैं जो भी ऑप्शन चूज करूंगी दैट इज फॉर इंक्रीजिंग माई अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो वो हमारा क्या डिसीजन हुआ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन हुआ। समझे? यानी कि आपको देखना क्या है कि आपके असेट्स का साइज बढ़ रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए। सो द साइज ऑफ असेट, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। आपका कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इस बात पे इम्पैक्ट डालेगा कि आपका बिजनेस का साइज, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस ये सब कितना है। These decisions normally involve huge amount investment and are irreversible at a huge cost. क्योंकि इन डिसीजंस में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मान लो मुझे कार लेनी है, अब अगर मैंने कार ले ली तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैंने घर लाके बोला यार मुझे पसंद नहीं आ रही। भाई कार ली है, पसंद नहीं आ रही क्या होता है, सोच समझ के लेना था, बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है। एक टी शर्ट लेकर आए, तुम्हें सेल में मिल रही थी 200 रुपए की, ले आए, घर आके तुम्हें लगा नहीं पता नहीं मैंने क्यों ले रही, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही, मम्मी आप किसी को दे देना, चल जाएगा ना भाई, 200 रुपए की टी शर्ट थी, चलो कोई बात नहीं, शायद कोई खुश हो जाएगा उससे। ये तेरे दोस्त को ही पसंद आ गई तो तुमने बोल दिया भाई तेरे को पसंद आ रही है, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, तू ले ले, ठीक है दे दी। शायद तुमने उससे 200 रुपए भी नहीं लिए फिर, और ले लिए तो चलो ले लिए 200 रुपए, कोई बात नहीं, ऐसे में मामले में क्या ही दोस्ती करनी। मतलब जब स्मॉल अमाउंट होता है, और ये स्मॉल और ह्यूज अमाउंट की ना डेफिनेशन नहीं है कोई, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए 1000 रुपीज बहुत स्मॉल अमाउंट हो, लेकिन किसी के लिए 1000 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट हो। बात यह है कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एक फर्म है, एक फर्म के लिए हो सकता है एक ऑफिस को रेंट पे, लीज पे लेना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी ऑफिस के लिए एक ऑफिस खरीदना, किसी के लिए एक 15-20 लाख की प्रॉपर्टी लेना, और किसी के लिए 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना, हम नहीं कह सकते किसके लिए कौन सा अमाउंट ह्यूज है और किसके लिए कौन सा अमाउंट स्मॉल है। बात यह है कि एक बिजनेस को अपने नेचर के अकॉर्डिंगली दे हैव टू सी व्हाट इज द ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व्ड, बिकॉज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन involves huge amount, therefore it is a irreversible decision. Once you take, you have to bear for some years at least. ऐसे नहीं कर सकते आप उसे, ठीक है? So that's why it requires huge cost. और इसीलिए इन decisions में बहुत सोचना पड़ता है. You have to think. फिर हम बात करते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की. देखो नीचे ही आता है, अब एक लाइन और अंडरलाइन कर लो. अ बैड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नॉर्मली हैज द कैपेसिटी टू सीवियरली डैमेज द फाइनेंशियल फॉर्च्यून ऑफ बिजनेस. The next is short-term investment, also called working capital. Decision are concerned with level of cash, inventory and receivables. Working capital decision में हमारे पास working capital दो तरह की होती है. One is gross working capital. Gross working capital is current assets. One is net working capital. Net working capital is the capital which is required for day-to-day operations of the business, and it is determined by current assets minus current liabilities. ओके, तो ये आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है. सो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं करंट असेट्स के, वो मेजर कंपोनेंट्स आर कैश, receivables and inventory. So how your current assets are divided in these three components, that is the decision of working capital. So this decision affect the day-to-day working of the business. These affect the liquidity as well as profitability of business. Means
Efficient cash management, inventory and receivables management are essential ingredients of sound working capital. If a company do not have a sound working capital policy in regard to cash, inventory and debtors, the company may lose their liquidity. So company has to make a balance between liquidity and profitability. Okay? Got it? इतना क्लियर हुआ? अब हम करेंगे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन को अलग अलग से. देखो, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन एंड फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट, these two decisions looks like same because both are long term investment decision. So what is the similarity between these two? In the capital budgeting decision and fixed capital management, what is the similarity? What is the common point between these two? Both are long term investment decision. Both are long term investment decision. ये दोनों में common है. What is the difference? Capital budgeting decision is generally meant for one project. This is for one project. हमें कोई एक प्रोजेक्ट है and we have to decide कि between these two projects which project we should accept. That's it. जैसे कि cash flow of the project. Suppose there are two projects, project A and project B. दोनों में हमारा जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो को हम C0 से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा. कैश आउटफ्लो इज C0. ठीक है. सपोज इसका 5 लाख एंड इसका भी 5 लाख ही है, लेकिन जो इनफ्लो है, सपोज इसका इनफ्लो C1, C2, C3 और C4 में अगर हम देखें, आगे आने वाले 4 years में देखें, C1 is cash inflow in the first year, in the second year, third year and fourth year. So this is rupees 2 lakh, this is rupees 3 lakh, this is rupees 4 lakh and this is again 3 lakh. So total inflow is 7 and 10, 12 lakhs. But this project gives 4 lakh and 1 lakh, 3 lakh, 1 lakh, 1 लाख. बट इसने इस प्रोजेक्ट में एकदम से बाद में इनफ्लो बढ़ना शुरू हो गया और इसने हमें दे दिया 5 लाख, और फिर ये C5 में भी दे रहा है 6 लाख. टोटल इनफ्लो इन प्रोजेक्ट A इज 12 lakhs. Whereas in project B it is 11, 12, 13 and 15 lakhs. Now which project is good? Which project should be accepted? B, because B is giving more inflow. Sure? सबकी तरफ से? मैम आउटफ्लो भी तो डिपेंड करता है इसमें कितना है. हाँ, तो ये मतलब सिर्फ इनफ्लो से हम नहीं बता सकते. आउटफ्लो तो दोनों में बराबर है ना, 5 लाख. देखो, जब तुम हायर क्लासेस में जाते हो तो देयर आर लॉट ऑफ कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स. देयर इज कंप्लीटली अ सब्जेक्ट कैपिटल बस्टिंग. पूरा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरी टेक्निक्स पढ़ते हो. बट अभी हम उन सब पे तो नहीं जा रहे. अभी हम बहुत ही रैंडम इतनी सी बात बोल रहे हैं.
16 lakh है। हैं 11, 12, 13, हाँ 16। Which project should be accepted? अरे कुछ तो बोलो, सब बी कह रहे हो, सबके हिसाब से बी होना चाहिए। देखो हम लोग कभी भी डिसीजन इस बेसिस पे नहीं ले रहे कि हमें टोटल इनफ्लो इतना आ रहा है। फिलहाल हमेशा कोई भी फाइनेंशियल मैनेजर ये देख रहा है कि यहाँ पर स्टार्टिंग के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, दिस इज नॉट द सोल फैक्टर, बट एट प्रेजेंट अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 इयर्स में ही हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, जबकि यहाँ पे कॉस्ट कवर होने में 3 इयर्स लग रहे हैं। तो पे बैक पीरियड इज लेस इन प्रोजेक्ट ए, so project A should be selected if we are deciding only on the basis of cash inflows, because future is very uncertain। अब यहाँ पे और बहुत सारे फैक्टर्स भी होंगे कंसिडरेशन के लिए, बट फिलहाल के लिए अगर हम सिर्फ फ्लो वाला देखें कि इनफ्लो कितना है, तो वी ऑलवेज प्रायोरिटाइज दैट पे बैक पीरियड इज लेस देन इट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, so project A should be accepted because payback period is less. Second is rate of return. Rate of return means how much rate of return you are getting from that particular project. Suppose आपका जो बैंक इंटरेस्ट है that is 10% and your rate of return is 12%, then you will go for that project. But if your rate of return is suppose 9%, 8%, then you will go for bank interest. बट ऐसा नहीं है ना, हमारा तीसरा भी तो पार्ट आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। क्या हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया प्रॉफिट अर्न करना है? अगर इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इज जस्ट फॉर एक्सपेंशन, देन वी विल अवॉइड दिस फैक्टर। इस फैक्टर को फिर हम इतना वेटेज नहीं देने वाले। ठीक है, then we will consider this. So a financial manager always considers all the factors combinedly और उनको balanced way में analyze करके feasibility check करके then they decide which project should be accepted. एक फैक्टर से कभी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, अब जब हम फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट की बात आ जाते हैं तो फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट ओवरऑलिंग की बात कर रहा है कि हमें पूरा अपना जो, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, इरिवर्सिबल है, ग्रोथ के लिए कर रहे हैं हम ये अपनी, तो कॉस्टली भी है। तो फॉर दैट रीजन a company has to decide whether we should go for this expansion or not, whether we should go for our franchises or not. So बहुत सारे हमारे फैक्टर्स हैं फिक्स्ड कैपिटल में, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस। नेचुरल सी बात है, कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न होगी उसको स्मॉल फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, जबकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को लार्ज चाहिए। ठीक है, कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको लार्ज फिक्स्ड कैपिटल की जरूरत होगी, वेयर एज ट्रेडिंग कंसर्न को एक स्मॉल, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न को कोई प्रोडक्शन तो करनी नहीं है, तो दे नीड स्मॉल वर्किंग कैपिटल। इन द सेम मैनर अब ट्रेडिंग कंसर्न भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं हम डिसाइड कर सकते कि अच्छा सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न है तो स्मॉल चाहिए। आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है? अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है तो आपको स्मॉल चाहिए, अगर लार्ज है तो लार्ज चाहिए। मतलब अगर ये बिग बाजार है तो ट्रेडिंग कंसर्न ही है बिग बाजार, लेकिन बिग बाजार का वर्किंग जो ऑपरेशंस हैं वो लार्ज स्केल है तो उन्हें लार्ज वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो एक स्मॉल शॉप है वो स्मॉल शॉप जो है वो एक स्मॉल लेवल पे काम करे तो उन्हें स्मॉल चाहिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो स्मॉल लेवल पे काम करे तो उन्हें स्मॉल चाहिए। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन भी मैटर करता है। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक भी मैटर करती है कि आप लेबर इंटेंसिव चॉइस ले रहे हैं या कैपिटल इंटेंसिव ले रहे हैं, क्योंकि लेबर इंटेंसिव में आपकी कैपिटल थोड़ी कम इन्वॉल्व होती है जबकि कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा होती है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव है तो आपको स्मॉल चाहिए और कैपिटल इंटेंसिव है तो आपको लार्ज चाहिए।
टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इफ देयर इज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन रेगुलरली, तो क्या करना होगा, उसमें हम फिक्स्ड कैपिटल में बहुत पैसा इन्वॉल्व करके नहीं रख सकते। लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं हो रहा तो आप सोचते चलो ठीक है एक बार लेके रख लिया, पैसा लगा दिया, क्योंकि जल्दी से उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन अगर मुझे पता है कि आज मैंने एसी लिया, मैंने आज प्रिंटर लिया, फिर कल ये प्रिंटर बेकार हो जाएगा, तो मैं सोचूंगी कि चलो भैया ये तो ज्यादा महंगा क्यों लो, ये तो बार बार चेंज होता रहता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो इट मीन्स हमें वो ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, इकोनॉमी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, हमारी फॉर्म के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अगर मोर है, हाई है, तो हमें लार्ज कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ही नहीं है तो हमें स्मॉल चाहिए। जब ग्रोथ ही नहीं करनी, वहीं पे रहना है, तो ठीक है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, अगर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो तो लार्ज चाहिए, और अगर नॉट रिक्वायर्ड तो कैसी चाहिए, स्मॉल चाहिए। क्यों? मान लो अभी मैं गारमेंट्स का बिजनेस कर रही हूँ, गारमेंट्स के बाद अब मुझे लग रहा है कि मुझे टॉयज में भी आना है, मुझे शूज में भी आना है, मुझे एक्सेसरीज में भी आना है, अब मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो फॉर दैट डाइवर्सिफिकेशन आई नीड मोर कैपिटल। But if I don't want to diversify my business, I want to stick on my business which I am doing presently, then I will go for small fixed capital. Okay? Financing alternatives. Financing alternatives में जैसे AC का एग्जांपल ले लेते हैं। AC हम खरीद रहे हैं, 50,000 का AC आ रहा है, लेकिन आजकल रेंट पे भी AC मिलते हैं, 10-12 हजार का रेंट दो AC मिल जाता है। अब आपको ये देखना है कि अगर 10,000 का रेंट है तो यानी कि और 50,000 का मैं AC हूँ, तो 5 साल, तो क्या इस AC की लाइफ 5 साल है, नहीं है, मुझे सारे प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं। या अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी 50,000 नहीं है बट मैं 10,000 स्पेंड कर सकती हूँ और मेरे को फाइनेंसिंग लीज फैसिलिटीज अवेलेबल है ये चीजें, तो आई विल गो फॉर लीज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग। ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री में मशीन्स हैं, अगर उन्हें लगता है कि ये मशीन्स लीज पे अवेलेबल हैं और लीज पे अवेलेबल होंगे तो फिर उनकी गैस हो गई, उनकी मेंटेनेंस हो गई, उनकी रिपेयर्स हो गई, सब उसकी होगी जिससे हमने लीज पे ली है, तो हम हर चीज से फ्री हैं। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमें जो मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है या हमें जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्डिंग हम खरीदने जाएंगे, पता लगेगा 2 करोड़ की है, रेंट पे हो सकता है वो रेंट हमें मिल जाए 50,000 का रेंट, 60,000 का रेंट। मुझे लगता है कि मैं 50-60,000 रेंट का दे सकती हूँ, लेकिन मेरे पास 2 करोड़ रुपए अभी नहीं है, तो आई विल गो फॉर लीज ऑफ दैट बिल्डिंग। तो ये हमें प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं कि क्या अवेलेबिलिटी है, ऑल्टरनेटिव्स हैं भी, या कोलैबोरेशन। आजकल वर्क स्पेस का कोलैबोरेशन का चल रहा है, हर कोई अपना नया ऑफिस नहीं खोल रहा खुद का, कोलैबोरेटिव ऑफिसेस होते हैं, सुने हैं ना, वर्क स्पेस का कोलैबोरेशन चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, एक ये ले लिया, इसमें 4 लोग अपना अपना काम कर रहे हैं बैठ के, वर्क स्पेस ले लिया। न्यूज़पेपर में तो ये बहुत ही कॉमन है, न्यूज़पेपर एजेंसीज जितनी भी होती हैं प्रिंटिंग के लिए, जैसे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि जो हिंदू है, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ये हर जगह अपनी प्रिंटिंग मशीन्स नहीं लगाते हैं, ये लोग कोलैबोरेशन पे चलते हैं कि इस हर एक न्यूज़पेपर वाले की प्रिंटिंग मशीन है, वहां पे बाकी न्यूज़पेपर भी छप जाएंगे। तो एक न्यूज़पेपर वाले ने एक जगह ले ली, दूसरे ने दूसरी जगह कर लिया, तो वहां पे क्या हो रहा है, उनको पूरा सेटअप हर जगह नहीं लगाना पड़ रहा, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर इस तरह का लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अवेलेबल है तो दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल। ओके, जैसे तुमने डॉक्टर्स का देखा होगा, वो लोग एक स्पेस ले लेते हैं, वहां पे हर डॉक्टर बैठा है, एक कॉमन रिसेप्शनिस्ट उनके पास बैठे हैं, तो वो क्या है, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग 1 रिसेप्शनिस्ट फॉर ऑल जो डॉक्टर्स, ईच डॉक्टर, अगर वहां पे 5 डॉक्टर्स हैं तो 5 रिसेप्शनिस्ट हायर करें, उसकी जगह उन्होंने एक ही हायर की और उन्होंने एक ही स्पेस ले लिया जहाँ पे 5 रूम्स हैं 5 डॉक्टर्स के। तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल डॉक्टर्स में भी, ठीक है। तो ये सब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन है। तो समझ में आया कि कैपिटल बजटिंग और फिक्स्ड कैपिटल में क्या डिफरेंस है, क्लियर हो गया? चलो ये लिख लो सारा। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.
एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।